Student, today I am going to teach class 6 history chapter 9 Ashoka part 2nd. Ashoka the great यानी कि अशोक महान. Ashoka is one of the greatest ruler known in history. यानी कि अशोक इतिहास में सबसे ज्ञात महान शासकों में से एक हैं. He ascended the throne in 273 BC यानी कि वो 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे. He was the first ruler who tried to take his message directly to the people through inscriptions. यानी कि वह पहले शासक थे जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को सीधे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया. मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. यानी कि अशोका के बहुत सारे शिलालेख ऐसे थे जो प्राकृतिक और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे. प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे. अशोका वाज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार. यानी कि अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिसने युद्ध कलिंग जीतने के लिए विजय प्राप्त करना छोड़ दिया. नेक्स्ट टॉपिक है अशोका और रूलर ऑफ हिज ऑन क्लास. यानी कि अशोक अपने वर्ग का शासक. अशोक वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. यानी कि अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था. ही वाज द फर्स्ट रूलर हु स्प्रेड हिज मैसेज अमंग पीपुल थ्रू इंस्क्रिप्शंस. यानी कि वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों के बीच अपना संदेश फैलाया. मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल. यानी कि उनके अधिकांश शिलालेख सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में थे. दिस वॉज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे. ये आपका जो पिक्चर में दिखाई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट. यानी कि ब्राह्मी एक प्रकार की लिपि है. लिखने की जो कला है वो एक भाषा है, उसमें लिखा गया था. नेक्स्ट टॉपिक है द कलिंगा वार. यानी कि कलिंग युद्ध. व्हेन अशोक असेंडेड द थ्रोन कलिंगा वाज द ओनली किंगडम दैट वाज नॉट अंडर द मौर्य कंट्रोल. जब अशोक अपनी गद्दी पर बैठे तो कलिंग ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो मौर्य नियंत्रण में नहीं था. कलिंगा इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. यानी कि कलिंग तटीय उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है. इट वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम. जो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था. इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसने दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि और समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया. कंट्रोल ऑन दिस किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोका अ ग्रेट इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी. यानी कि इस राज्य का नियंत्रण या निश्चित रूप से अशोक को एक बड़ा आर्थिक या फिर प्रॉस्पेरिटी यानी कि एक प्रकार की प्रॉस्पेरिटी या फिर आर्थिक समृद्धि दे सकता था. So in 261 BC, Ashoka attacked Kalinga and won it after a bitter struggle. यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया और एक कड़वे संघर्ष के बाद इसे जीत लिया. About 1.5 लाख पीपुल वर कैप्चर्ड. यानी कि करीब 1.5 लाख लोगों को पकड़ा गया. मोर देन 1 लाख पीपुल वर किल्ड. यानी कि 1 लाख से अधिक लोग या फिर ज़्यादा लोग मारे गए. अशोकन एम्पायर नाउ स्प्रेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ एंड फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट टू द हिंदुक्स इन द नॉर्थ वेस्ट. यानी कि अशोक का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा से लेकर उत्तर पश्चिम के हिंदुकुश तक फैल गया. बट अशोका विक्ट्री इन द कलिंगा वार डिड नॉट ब्रिंग एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन टू हिम. लेकिन कलिंग युद्ध में अशोक को जीत से उसे कोई खुशी और संतुष्टि नहीं मिली. द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग इन द वार फिल्ड हिज हार्ट विथ सारो एंड रिमोर्स. युद्ध में महान विनाश, मृत्यु और मानवीय कष्टों ने उनके हृदय को दुख और पश्चाताप से भर दिया. दिस वार बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ. यह युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया. He decided not to fight any more war but to win the heart of people with love. यानी कि यह युद्ध अशोक के जीवन पर एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया. उन्होंने अब
और युद्ध नहीं लड़ने का फैसला कर लिया, बल्कि प्यार से लोगों का दिल जीतने का फैसला किया। He was influenced with the Buddhist principles of compassion, peace and non-violence, यानी कि वह करुणा, शांति और अहिंसा के बौद्ध सिद्धांतों से प्रभावित थे। He adopted Buddhism, यानी कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। From material welfare of the people, यानी कि वह तब से उन्होंने अपना जीवन लोगों के नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। He adopted the policy of winning people over through Dhamma in place of conquering them through force. उन्होंने बल द्वारा लोगों को जीतने के स्थान पर धम्म के माध्यम से लोगों को जीतने की नीति अपनाई। नेक्स्ट टॉपिक है अशोका धम्म, यानी कि अशोक का धम्म। मीनिंग धम्म, यानी कि धम्म का अर्थ क्या होता है। द धम्म इज ए प्राकृतिक वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, यानी कि धर्म एक प्राकृतिक शब्द है संस्कृत शब्द धर्म का। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, इसका अर्थ होता है कर्तव्य। इट एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड प्योरिटी, यानी कि यह अहिंसा, दान, दया, सत्य, सहिष्णुता और पवित्रता पर जोर देता है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, यानी कि इसमें किसी देवता की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं किया गया था। अशोका फेल्ट दैट लाइक अ फादर द किंग हैज़ आल्सो अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। अशोक ने महसूस किया कि पिता की तरह राजा का भी कर्तव्य है कि वह उसे अपनी प्रजा को निर्देश दे। हिज आइडिया ऑफ धम्म वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू एंड अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचिंग ऑफ बुद्ध। धम्म के बारे में उनकी विचार मानवीय मूल्यों और बुद्ध की महान शिक्षाओं से प्रेरित आचार संहिता पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। There were many problems in the empire that Ashok wanted to solve by introducing Dhamma, यानी कि साम्राज्य में ऐसी कई समस्याएं थी जिन्हें अशोक धम्म का परिचय देकर हल करना चाहता था। नंबर फर्स्ट है आपका पीपुल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियस, यानी कि साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे। दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, यह कभी कभी संघर्ष का कारण बनता था। सेकेंड है अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वर सेक्रीफाइड इन वैदिक रिचुअल्स, यानी कि वैदिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। नेक्स्ट है स्लेव एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर, यानी कि दासों और नौकर के साथ उनके स्वामी बुरा व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्गस्ट नेबरहुड, यानी कि परिवारों और पड़ोसियों में झगड़े होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है मेन प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, यानी कि धम्म के प्रमुख सिद्धांत। द मेन प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वर एज फॉलो, यानी कि धम्म के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट है एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए, अर्थात सभी जीवों के प्रति हिंसा। नो एनिमल शुड बी सेलिब्रेटेड टू फॉर सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान के लिए किसी का वध नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड है पीपुल शुड बी जेंटल विथ स्लेव एंड सर्वेंट, लोगों को दास सेवकों के साथ कोमल व्यवहार करना चाहिए। दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड ऑफ, उन्हें सच्चा, चरित्रवान और सबके प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट है पीपुल शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर, लोगों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है पीपुल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर विथ कंपैशन, लोगों को सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है पीपुल शुड गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, लोगों को ब्राह्मणों को उपहार देना चाहिए और जो हमारे भिक्षु होते थे उनको उपहार देना चाहिए। नेक्स्ट है ईच वन शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजियंस, यानी कि प्रत्येक को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन आउन रिलीजन और क्रिटिक्स एनदर, यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरे के धर्म की आलोचना करना दोनों ही गलत है। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजियस एंड रेस्पेक्ट इट, यानी कि दूसरे के धर्म के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है पीपुल शुड लिव इन पीस एंड हारमोनी,
यानी कि लोगों को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। नेक्स्ट है people perform a variety of rituals and ceremony and occasion of childbirth or wedding। बच्चे के जन्म या शादी के अवसर पर लोग तरह तरह की रस्में और समारोह करते हैं, बट ऑल दिस सेरेमनी आर वर्थलेस। लेकिन ये सभी समारोह बेकार हैं। दे शुड फॉलो दम देमसेल्फ एंड स्प्रेड इट इन ऑल डायरेक्शन। उन्हें स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए और इसे सभी दिशाओं में फैलाना चाहिए। दिस वुड बी द बेस्ट सेरेमनी एंड एवरी फ्रूटफुल। यानी कि यह सबसे अच्छा और बहुत ही फलदायी समारोह होगा। थैंक यू।